नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, याद करने के लिए बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, शुभेंदु अधिकारी तो बिल्कुल फॉर्म में है, एकदम एक्शन में लगे हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस के कितने सारे नेता हैं सर जिनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कस चुका है, और अब तो उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि अगर कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो बंगाल में योगी मॉडल चलेगा, नुकसान की भरपाई इन उपद्रवियों से ही होगी। पिछले करीब 36 घंटे में 2 घटनाएं हुई हैं। एक, आमतौर पर जुमे की नमाज ठीक ठाक तरीके से ही निपट गई। जो आदेश दिए गए थे कि सड़कों पर किसी तरह की कोई नमाज या इस तरह के धार्मिक प्रार्थनाएं जो है वो नहीं की जाएंगी, आमतौर पर तो वो नहीं हुई। लेकिन कोलकाता के राजा बाजार में एक भीड़ आ गई सड़कों पर, और जब पुलिस ने उनको रोका तो उनका कहना था कि ये तो बहुत समय से चल रही है, किसी ने रोका नहीं है और हमें सरकार के नए आदेश का पता भी नहीं है। तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि आपको पता ही नहीं है आप कौन सी दुनिया में रहते हैं। तो कुछ लोगों ने आकर के बहसबाजी भी की थी, तो पुलिस ने उनको वहां से हटा दिया, खदेड़ दिया। दूसरी घटना आसनसोल में हुई है। आसनसोल में एक जहांगीर मोहल्ला है, तो वहां पर लाउड स्पीकर में ऊंची आवाज में वही अजान वगैरह और दूसरी तमाम चीजें मस्जिद के ऊपर लगी हुई थी। तो पुलिस ने जाकर के कहा कि सरकारी आदेश आ चुका है, ऊंची आवाज में आप लाउड स्पीकर को नहीं बजा सकते। तो वहां पर बहस हुई और उसके बाद ये लोग इकट्ठा होकर के पुलिस चौकी पर आए, वहां पथराव किया, तोड़फोड़ की। तो उनमें 15 तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं अभी तक। और इसी घटना के बाद शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा है कि जिन्होंने भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है या आगे पहुंचाने की जरूरत करेगा, तो उनसे ही वो सारी संपत्ति जितनी नष्ट होगी या उसको क्षति पहुंचेगी, उसकी भरपाई उन्हीं तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों की संपत्ति से की जाएगी। तो ये तो योगी आदित्यनाथ का दिखाया हुआ रास्ता है। सबसे पहले उन्होंने ही उत्तर प्रदेश में ये काम किया था। उन्होंने तो बल्कि ऐसे उपद्रवियों के चौराहों पर और सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर चिपकाए थे ताकि पब्लिक को पता लगे कि ये उपद्रवी हैं इस क्षेत्र के या इस शहर के या इस कस्बे के। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा मत करिए, तो वो चीजें बंद हुई, वरना योगी तो इंतजाम कर रहे थे बहुत अच्छे तरीके से। और वैसे भी अगर हम देखें तो डे वन से योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है उसी पर शुभेंदु अधिकारी चल रहे हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अकेले योगी आदित्यनाथ नहीं, बल्कि हिमंता बिस्वा शर्मा भी और सम्राट चौधरी ने भी यही कहा है। और अब ये चौथे मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी। बुलडोजर ऑलरेडी वहां निकल चुके हैं। बुलडोजर का विरोध करने के लिए भी बहुत सारी महिलाओं को आगे कर दिया गया था, तो उन पर भी कार्रवाई की गई, उनको वहां से हटाया गया, भगा दिया गया। एक्चुअल में क्या है जो मेरी समझ में आ रहा है, मोटे तौर पर तो एक मैसेज चला गया है। सबको पता है कि सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ममता बनर्जी अब सरकार में नहीं है। उनकी जो तुष्टीकरण की नीति थी कि जहां जो क्या खेल खेल रहा है उसको खेलने दो, वो समय चला गया है, वो काल बीत चुका है। अब ये नया युग शुरू हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, किसी ने सोचा नहीं था अंजू जी कि पश्चिम बंगाल जैसे सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन सकती है, या इतना प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है। 207 सीटें और टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई है। अभी
ममता बनर्जी भी सदमे में है और जो उनके समर्थक हैं उनकी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। लेकिन जो समझदार हैं, यहाँ राजा बाजार में कोलकाता में मैं कुछ वीडियो देख रहा था जो लोकल चैनल चलते हैं उनके, तो बहुत सारे लोग समझदारी की बातें भी कर रहे थे। उन्होंने कहा जी हमें वास्तव में पता नहीं था, अगर हमें पता होता तो हम बिल्कुल सड़कों पर नहीं आते, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से जहां हमें जगह मिलेगी हम मस्जिद में नमाज पढ़ करके अपने घरों को लौट जाएंगे। मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हम तो बड़े शांति प्रिय समुदाय के लोग हैं, हम तो इस या उस तरह की तोड़ फोड़ में या किसी तरह की नाफरमानी करते ही नहीं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे, जैसे शुरू में कई शहरों में CAA को लेकर के भी और दूसरी चीजों को लेकर के भी उत्तर प्रदेश में तो बवाल करने की कोशिश की गई थी, वो प्रयागराज में भी हुई थी, कानपुर में भी हुई थी, कुछ दूसरी जगहों पर भी हुई थी। लेकिन जब योगी का डंडा चला और वहां तो एक वो कौन था, टुल्लू पंप जावेद, जो प्रयागराज में जिसकी कोठी जो है वो सुबह से और शाम तक समतल कर दी गई थी, जिसकी बेटी भी शायद JNU में कोई स्टूडेंट लीडर थी और DU में थी, जिसको लेकर के इस पूरे इकोसिस्टम ने बड़ा हल्ला किया था कि साहब ये क्या तरीका है। लेकिन योगी सरकार के पास पुख्ता पेशबंदी होती है। मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी बताया था कि ऐसे तमाम संदिग्ध पूरे प्रदेश में, हर बड़े शहर में, छोटे शहर में भी, कस्बे में भी, जो बवाली हो सकते हैं या जो आगे चल करके कानून और व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकते हैं, तो ऐसे लोगों की शिनाख्त पहले ही पुलिस से करवा ली जाती है। उनकी जो रिहायश है, उनके जो कारोबार हैं, उनकी पैमाइश करा ली जाती है। वही नगर निगम को लगा दो, नगर पालिका को लगा दो, या जो दूसरे वहां पर संस्थान हैं उनको लगा दो, जिला प्रशासन को लगा दो, उसकी पैमाइश कर ली जाती है कि ये अवैध है कि नहीं है। मोस्टली तो अवैध ही मिलते हैं। उनको 6-6, 8-8 महीने, साल भर पहले नोटिस इशू किए होते हैं कि आपका मकान, आपकी दुकान, आपका व्यावसायिक प्रतिष्ठान, ये जो तय मानदंड हैं, जो नियम कायदे कानून हैं, उनका उल्लंघन करते हैं। इस पर आप जवाब दें कि क्यों ना इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कभी ना कभी आगे जाकर के वो हत्थे चढ़ता है अंजू जी, और उसके बाद बुलडोजर अपना काम करता है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार, शासन प्रशासन, पुलिस और जो भी संबंधित महकमे हैं वो कभी पकड़ में नहीं आते, क्योंकि वो ऑलरेडी उनको नोटिस इशू कर चुके होते हैं 6, 8, 10 महीने पहले, 1 साल पहले। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार टिप्पणी की थी कि योगी आदित्यनाथ सरकार जो काम कर रही है अवैध निर्माणों को गिराने का, वो ठीक है, उसमें कहीं कोई गलती हमने नहीं पाई है। तो इसी तर्ज पर बाकी की सरकारों को भी चलना होगा, और मुझे लगता है कि कुछ सरकारें तो उस दिशा में आगे बढ़ गई हैं। ये इसलिए भी एक्चुअल में जरूरी है कि जो सामाजिक तनाव का कारण बनते हैं, जो जरा सी बात होती नहीं है आप इससे बाहर हो जाते हैं, और जो सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर आमादा हो जाते हैं, उपद्रव करते हैं, पथराव करते हैं, तोड़फोड़, आगजनी करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए और क्या रास्ता है? बिल्कुल सर, ऐसे लोगों को ही सबक सिखाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये भी है सर कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के भेष में आबिर, वो जो भगवा रंग का मुंह पे लगाकर, हाथ में बीजेपी का झंडा लेकर तृणमूल कांग्रेस कई कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए, वही इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तोड़फोड़ की सर। लेकिन नाम किसका लग रहा है? बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। तो ऐसे में अगर शुभेंदु सरकार ये कहती है कि भरपाई यही लोग करेंगे जो उपद्रव मचा रहे हैं सर, तो कायदे से शिकंजा टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ही कसेगा सर। उनका तो इतिहास ऐसे ही रहा है ना। और फिर सर, अभी जिस तरह से आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं। वो जहांगीर खान, जिसकी सीट पर अभी 21 मई को चुनाव होना है सर, उसका भी एक बहुत क्लोज बंदा पकड़ा गया है सर। वो तो ममता का भी बड़ा नजदीकी है, वो अभिषेक बनर्जी का भी नजदीकी है। तो धीरे धीरे करके शिकंजा उस गुंडा तंत्र पर कस रहा है। देखिए, एक मैसेज देना होता है। आपने एक इलाके के गुंडे को थाम लिया,
उसको गिरफ्तार कर लिया। और इस पर तो हत्या का प्रयास, हत्या और कुछ दूसरे संगीन जुर्म है, आरोप हैं। तो ये चूंकि सरकार ममता बनर्जी की थी, अभिषेक बनर्जी की थी, तो इसलिए कौन गिरफ्तार करता? मुकदमा कायम था, किसी ने हाथ ही नहीं डाला। ये तो सब अभिषेक बनर्जी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा की, डायमंड हार्बर, वहां के प्रमुख कारिंदे थे, मैनेजमेंट के लोग थे। बूथ को कैसे मैनेज करना है, मतदाताओं को कैसे मैनेज करना है, बाकी की व्यवस्थाएं कैसे करनी है, ये तो वो लोग थे। तो ये वहां की पंचायत समिति का उपाध्यक्ष था, सईदुल खान करके है, और ये जहांगीर खान का दायां हाथ माना जाता है, जैसे जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी का दायां हाथ है। तो गुर्गों की धरपकड़ शुरू हुई है, और आज तो आपने देख ली होगी खबर, अभिषेक बनर्जी के ऊपर भी मुकदमा कायम हो गया है। अभिषेक बनर्जी ने 27 अप्रैल से 3 मई के बीच में जनसभाओं में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को धमकियां दी थी। तो ये मुकदमा जो है बीएनएस की और लोक प्रतिनिधित्व कानून की, एक्ट की धाराओं के तहत किया गया है, गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, और उसमें ये कहा गया है कि इन्होंने सामाजिक विद्वेष फैलाने की कोशिश की, अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की, धमकियां दी, और अमित शाह का भी नाम है, गृह मंत्री का भी नाम है, और उनके बारे में भी इन्होंने आपत्तिजनक धमकियां और दूसरी चीजें की। तो साइबर पुलिस स्टेशन है, वहां पर ये दर्ज किया गया है मुकदमा। इसके अलावा इनके धमकाने की जो वीडियो हैं उनके लिंक दिए गए हैं एफआईआर के साथ, और उसमें डेप्यूट भी कर दिया गया है, एक सब इंस्पेक्टर है, उसको जांच सौंप दी गई है। तो अभिषेक बनर्जी की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। इनके करीबियों का भी समझ लीजिए कि नंबर आ चुका है, और ये जहांगीर खान जिसने ये कहा था अजय पाल शर्मा को, जो यूपी कैडर के आईपीएस हैं और चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर थे, उन्होंने ये कहा था, जानकारी मिली थी कि भाई जहांगीर खान और उनके साथी लोगों को डरा धमका रहे हैं। और अंजू जी, आप जानती हैं कि इसी क्षेत्र में जब मतदान पड़े तो सर्वाधिक शिकायतें इसी फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में देखने सुनने को मिली, कंप्लेंट मिली। करीब 60 से ज्यादा कंप्लेंट थी। उसमें ही वो हुआ था, बीजेपी के सिंबल के ऊपर एक वो लगा दी गई थी, टेप चिपका दी गई थी, नील पॉलिश लगा दी गई थी, च्युइंगम लगा दी गई थी, कई चीजें हुई थी। तो फिर इसको रद्द करके और 21 मई को फिर से मतदान की बात चुनाव आयोग ने तय की थी। तो वहां पर जब अजय पाल शर्मा इसके गुर्गों को ये चेतावनी देने के लिए गए कि उसको बता देना, अगर ये रिपीट हो गया धमकीबाजी तो ऐसा हल करेंगे कि बाद में रोते मिलेंगे, छाती पीटेंगे। तो फिर इसने कहा था, ये बयान है ऑन रिकॉर्ड उसका, कि अगर वो अपने आप को सिंघम समझता है तो मैं भी पुष्पा हूं, और मैं साला किसी से डरता नहीं हूं, और सीआरपी के जवानों के बीच में तो आकर के कोई भी धमका सकता है। अगर यहाँ की पब्लिक सड़कों पर उतर आई, अगर पैदल भी मार्च निकालने लगी, तो ये भी उड़ जाएगा और इसके सीआरपी के जवान भी उड़ जाएंगे। इस तरह की खुली धमकी दी थी। तो अभी जरा 21 मई को चुनाव निपट जाए, 24 मई को रिजल्ट आ जाए फाल्टा का, उसके बाद मुझे लगता है कि जहांगीर खान का भी इलाज होगा। अभी तो वो प्रत्याशी है टीएमसी का। पर जितनों ने भी इस तरह की बयानबाजी की थी, और अभिषेक बनर्जी ने तो, जिस पर ये एफआईआर दर्ज हुई है, उन्होंने तो अमित शाह को चेतावनी और खुली चुनौती दी थी कि 4 मई को दोपहर 12 बजे के बाद
आप कोलकाता या बंगाल में रह करके दिखाना। मतलब खुली धमकी दी थी कि पता नहीं क्या कर देंगे देश के गृह मंत्री का। तो अब ये एफआईआर दर्ज हो गई है, इनका इलाज शुरू हो चुका है। सर इन्हीं ने कहा था कि 4 मई के बाद देखेंगे दिल्ली से कौन तुम्हारा बाप आकर तुमको बचाता है, हम डीजे बजाएंगे, यानी कि हिंदुओं को सीधे सीधे धमकी दी थी। लेकिन सर अगर ये सईदुल खान जो गिरफ्तार हुआ है, राइट हैंड आप बता रहे हैं कि ये जहांगीर खान का है, और ये जो डायमंड हार्बर की एक विधानसभा सीट है फाल्टा, इस पर आपको लगता है कि अब जो चुनाव होगा उसमें असर पड़ेगा? और एहतियातन ऐसे गुंडों को तो जेल में डालना जरूरी भी है सर। जब 282 बूथों पर फिर से वोट डल रहा है तो ऐसे लोगों का तो अंदर रहना जरूरी है। और फिर सर ये अभिषेक बनर्जी जब चुनाव जीता था लोकसभा का इस डायमंड हार्बर सीट से, तो यही जहांगीर खान और इसके गुर्गों ने उस वक्त भी ईवीएम के ऊपर बीजेपी का जहां चुनाव चिन्ह बना हुआ था वहां पर टेप लगा कर रखी थी, तभी तो ये 7.5 लाख वोटों से जीता था अभिषेक बनर्जी। और अब पूरी पोल पट्टी खुल रही है कि कैसे इन्होंने जीत हासिल की थी लोकसभा चुनाव में भी। अंजू जी, 293 सीटों का परिणाम आया है ना, 211 सीटों पर टीएमसी हारी है। ममता बनर्जी भी अपनी सीट हारी है। बिल्कुल। तो कोई ये कहे कि फाल्टा में टीएमसी जीत जाएगी, मुझे तो इसमें संदेह है, क्योंकि पूरे बंगाल में ही, पूरे राज्य में ही ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भारी आक्रोश है। और उसी का नतीजा है कि प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो फाल्टा का विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से ओपन है, खुला हुआ है। और जो व्यवस्थाएं मतदान के समय, दोनों चरण के मतदान के समय 23 को भी और 29 को भी, और फिर मतगणना के समय भी, जो सुरक्षा व्यवस्थाएं चुनाव आयोग ने की सीआरपीएफ और दूसरे केंद्रीय बलों को लगा करके, वैसी ही व्यवस्था फाल्टा में भी होगी। और जो गुंडे टाइप के लोग हैं उनकी धरपकड़ ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो जो पब्लिक को डराते धमकाते थे वो तो अब कर नहीं पाएंगे। नंबर 2, देखिए सरकार बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की जी। अगर ममता बनर्जी की बनती तब तो दूसरी बात थी। लोगों का मानस बदल जाता है, लोगों की सोच बदल जाती है। लोगों का ये मानना होता है कि जो सरकार इस समय है उसी के साथ चलने में फायदा है, तभी हमारे क्षेत्र में विकास हो पाएगा। तो इसलिए फाल्टा का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा और रिजल्ट भी बड़ा दिलचस्प होगा। सर ममता बनर्जी के खिलाफ भी तो शिकंजा कस रहा है ना, वो जो आरजीकर हत्याकांड और दरिंदगी का जो मामला था उसमें 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है शुवेंदु अधिकारी सरकार ने, और वो फाइल भी खुल गई है सर। और ममता बनर्जी की क्या भूमिका रही है उस कांड में वो तो सबको पता है सर। तो आपको लगता है कि जब वो फाइल खुलेगी और वो जो आरोपी बनाया था इन्होंने, जिसे दोषी ठहरा दिया गया था, वो चीख चीख कर कह रहा है कि मैं तो पहले से कह रहा था कि डीसीपी जो है उसका किया धरा है, मैं तो निर्दोष हूं। तो अब जब नए सिरे से फाइल खुलेगी सर, तो नए किरदारों पर भी केस बनेगा ना, और उनमें ममता और अभिषेक बनर्जी की भूमिका भी सामने आएगी। देखिए निश्चित रूप से आएगी। ये जो तीनों अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं ये भी उगलेंगे। और जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के मामले में और दूसरे मामलों में गिरफ्तारियां हो रही हैं, किसी एक अभियुक्त ने कहा भी है, वो पेशी पर आया था शायद, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो अभियुक्त है, वहां उसने मीडिया से आज ही कहा है कि ये जो अधिकारी हैं आईपीएस जो सस्पेंड किए गए हैं, इनकी भी भूमिका रही है इस पूरे केस में। और जो सबूत डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हुई, जिस तरीके से वहां अनधिकृत रूप से प्रेस के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश हुई, भाई जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर, नॉर्थ और सेंट्रल के डीसीपी, जिनमें एक महिला अधिकारी भी शामिल है जो सस्पेंड की गई है, तीनों आईपीएस ऑफिसर की भूमिका उस पूरे मामले में बेहद संदिग्ध है। इन्होंने किसके कहने पर काम किए, ये सब काम किए हैं, नेग्लिजेंसी अपनाई है। आपको ध्यान होगा
जहां पर ये कांड हुआ था, जहां रेप हुआ था, जहां हत्या की गई थी, उस जगह पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। वो तोड़फोड़ करवा करके वहां पर कुछ ताकि सबूतों को नष्ट किया जा सके। और जब डॉक्टर्स वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे तो रात्रि में टीएमसी के गुंडों ने आकर के उनके साथ मारपीट की थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के भीतर कैंपस में ही घुस गई थी पूरी भीड़, जो टेम्पो और दूसरे चीजों से लैस थे, पर सवार होकर के आए थे, लाठी डंडों से लैस थे। तो काफी वहां एक ऐसी अप्रिय स्थिति बन गई थी। तो पूरे मामले की अब जांच ठीक तरीके से होने वाली है, फाइल फिर से खुल गई है। तो जद में तो आएंगे ही, बुआ भतीजे दोनों इस पूरे मामले में घेरे में हैं। और शुभेंदु अधिकारी अगर जांच पड़ताल करवा रहे हैं, वो बेहद संवेदनशील मामला है। इसलिए भी संवेदनशील बन गया है क्योंकि जब रत्ना देवानाथ को, उनकी मां को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो टीएमसी की लीडरशिप ने उसको धंधेबाज बताने की कोशिश की कि वो तो अपनी बेटी की मौत को कैश करने की कोशिश कर रही है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया। और शर्मनाक बात यह है कि बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने इस तरह की चीजें चलाई, उसके खिलाफ एक अभियान चलाया। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरीके से वो जगह जगह जा रही थी, जनसंपर्क कर रही थी, और महिलाएं अपने घरों के बाहर निकल करके, दरवाजों के बाहर निकल करके रो रो करके, फपक करके उनसे गले मिल रही थी, पूरा माहौल उस पूरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसा हो गया था। और उसी का नतीजा है, देखिए कितनी बड़ी लीड से जो है वो उसने जीत दर्ज की है। और केवल उस विधानसभा क्षेत्र पर असर नहीं पड़ा है इसका, पूरे बंगाल पर। और एक छवि गई है कि एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी ममता बनर्जी की सरकार ने भी, खुद ममता बनर्जी ने एक चीफ मिनिस्टर रहते हुए, उनके पूरे तंत्र ने किस तरह से इस पूरे मामले को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और कितनी असंवेदनशीलता के साथ इसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। तो महिलाएं ऐसे ही उनके खिलाफ नहीं हुई हैं इस विधानसभा चुनाव में। सर यही नहीं, ममता बनर्जी के खिलाफ तो लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। आप देखिए, अभी 2 दिन पहले ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट गई थी, वहां पर कैसे उन्हें लोगों ने घेर लिया था। वहां पर फाइल चोर के नारे लग गए, वहां पर जय श्री राम का उद्घोष भी हुआ। तो कौन कर रहा था? वो आम लोग ही तो थे सर। वहां पर तो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं होंगे। किस तरह से ममता बनर्जी की हुटिंग हुई थी, सड़कों पर उनके घर के बाहर कैसे तांडव हो रहा है सर, लोग कैसे वहां पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। इससे पता चलता है कि ममता की कितनी तानाशाही थी और कितना उन्होंने कैसे लोगों को वहां दबाने की कोशिश की। एक तो काला कोट पहन करके हाई कोर्ट में जाकर के खड़ा होना, बहस करने की कोशिश करना, वकालत करना, इसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बहुत गंभीरता से लिया है। मनन मिश्रा ने बंगाल बार काउंसिल को एक चिट्ठी लिखी है 2 पेज की, और उसमें कुछ सवाल पूछे हैं और ये कहा है कि 48 घंटे में आप इसका जवाब दीजिए। उन्होंने पूछा है कि ममता बनर्जी क्या प्रैक्टिशनर हैं, क्या वो वकालत करती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और कितने सालों से वो कोर्ट्स में मामलों में अपीयर हो रही हैं एक वकील के तौर पर। और अगर 2011 से 2026 तक ये मुख्यमंत्री रही हैं तो इन 15 सालों में प्रैक्टिस ना करने से संबंधित क्या कोई सूचना उन्होंने राज्य बार काउंसिल को दी है? इसकी अनुमति मांगी है कि मैं इतने साल जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं तब तक प्रैक्टिस नहीं करूंगी। बहुत कठिन सवाल पूछ लिए हैं। और एक सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आजकल बहुत फेक वकील इधर उधर घूम रहे हैं, तो ये पैमाइश करना बहुत जरूरी है कि वास्तव में वकील हैं या नहीं हैं। सवाल तो इस पर भी उठ रहे हैं, ठीक है,
आपने LLB की डिग्री तो ले रखी है, लेकिन क्या आपने कभी किसी वकील के साथ ट्रेनिंग ली है, प्रैक्टिस की है, आप अपीयर हुई हैं, किसी का मुकदमा आपने लड़ा है, आपकी हिस्ट्री क्या है? तो पहले इन्होंने एक काला शॉल ओढ़ करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में खड़े होकर के बहसबाजी की थी, और अब कोलकाता हाई कोर्ट में इन्होंने ये की है। तो ममता बनर्जी को बड़ा भारी पड़ने वाला है। लेकिन सर, ममता बनर्जी ने एक दिन पहले अपने 80 विधायकों के साथ एक बैठक की है, जिसमें ये कहा कि जो पार्टी छोड़कर जाना चाहता है चला जाए। मैं टीएमसी पार्टी को फिर से खड़ा करूंगी, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं तो खुद ही अपने हाथों से पेंट भी कर दूंगी, दीवारों को झाड़ू भी लगाऊंगी। मतलब ममता बनर्जी सर क्या करना चाह रही है? उनको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, तृणमूल कांग्रेस तहस नहस हो चुकी है, ये समझ में आ गया उनको? तो इस तरह की बात तो उद्धव ठाकरे ने भी कही थी जब शिवसेना टूटी थी। शरद पवार ने भी कही थी कि अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, मैं फिर से एनसीपी को खड़ा करूंगा। और उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हम शिवसेना को फिर से खड़ा करेंगे। किया क्या? और देखिए, ममता बनर्जी का डर ये नहीं है कि जब एमपीज की बैठक बुलाई तो 5 एमपी नहीं आए, और जब एमएलएज की मीटिंग बुलाई, नए चुने हुए एमएलएज की, तो 15 से 20 एमएलए नहीं आए, और जितने प्रत्याशी थे उनकी भी मीटिंग बुलाई गई, तो उसमें तो पीछे खड़े हुए एक चुनाव लड़ने वाले ने गाली गलौज कर दी, क्योंकि ममता बनर्जी ने यह कहा था कि अभिषेक के नेतृत्व में पार्टी अच्छा चुनाव लड़ी है, तो आप सब एक बार खड़े होकर के क्लैपिंग कर दीजिए। तो किसी ने पीछे से खड़े होकर के गाली वाली दे दी, और बड़ी मुश्किल से चीजों को शांत किया गया है। तो पार्टी में टूट होना तो तय है, टाइम की बात है बस। और कोई एकनाथ शिंदे वहां भी खड़ा हो जाए, अजित पवार वहां भी खड़ा हो जाए, शायद इसकी तलाश हो रही है या इसका इंतजार किया जा रहा है। हालात महाराष्ट्र जैसे ही होंगे, यहां भी टीएमसी दो फाड़ होगी, यहां भी वही सब होगा कि असली कौन सी और नकली कौन सी, और कहीं इनका हाल शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसा ना हो जाए, बुआ भतीजे का। जी सर, हाल वैसा ही होता हुआ दिख रहा है, इसीलिए ममता बनर्जी जोर शोर से कह रही थी कि जिसको जाना है वो छोड़कर चला जाए। लेकिन सर, ये जो इंडी गठबंधन है भी या नहीं भी है, सवाल तो अभी उस पर भी है, लेकिन वो तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने एक नया शगुफा छेड़ दिया है। उनका कहना है कि 2029 में लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन का चेहरा राहुल गांधी होंगे, और इसके लिए वो जो बाकी की पार्टियां हैं इंडी गठबंधन में उनको मनाएंगे। सर, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं पे भी नहीं है इंडी गठबंधन आज की तारीख में, किसको मनाएंगे वो? दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो इंडी अलायंस एक तो कहीं है नहीं, टॉर्च लेकर के या दूरबीन लेकर के ढूंढोगे तो वो कहीं मिलेगा नहीं। और कुछ इसी तरह के ख्वाब अभी ममता बनर्जी ने भी देखे हैं। बहुत बुरी डिफीट के बाद उन्होंने कहा था कि पूरी इंडिया में जाऊंगी, पूरे भारत में जाऊंगी, सारे इंडी अलायंस को इकट्ठा करूंगी, फिर से हम भारतीय जनता पार्टी चूंकि सबकी दुश्मन है, कॉमन दुश्मन है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबको एकजुट करूंगी। किसी ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की थी क्या इनके बयान पर? ना कांग्रेस ने, ना एनसीपी ने, ना उद्धव सेना ने, ना अरविंद केजरीवाल ने, ना अखिलेश यादव ने, ना फारूक अब्दुल्ला ने, किसी ने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। और ममता बनर्जी तो ये कह रही थी, जिनके साथ इनका 36 का आंकड़ा है, जिनके साथ ये चुनाव में तालमेल करने की बात भी करने को तैयार नहीं, वामपंथी, कि मैं वामपंथियों से भी हाथ मिलाने को तैयार हूं, और अति कम्युनिस्टों से भी, यानी नक्सलवादी और माओवादियों से भी हाथ मिलाने को तैयार हूं। तो वहां तो कांग्रेस ने और वामपंथियों ने तो ये कह दिया, जो उनके प्रवक्ता हैं, कि ये भ्रष्टाचारी पार्टी है। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान ही कह दिया था कि ममता बनर्जी की गलत नीतियों की वजह से, गलती की वजह से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ी है। तो यहां तो अब स्कोर करने की बात है, मुस्लिम तुष्टीकरण पर दावा करने की बात है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है
उसको जरा गौर से सुनने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश में अगर कोई हरा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि ये टीएमसी बीएमसी तो सब अपनी जमीन ही नहीं बचा पा रहे हैं, ये तो एक एक राज्य की पार्टियां हैं। अगर कोई टक्कर दे सकता है ऑल इंडिया लेवल पर तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी की अपनी खुद की दशा क्या है? 2014 में राहुल गांधी को चेहरा बनाया, 2019 में राहुल गांधी को चेहरा बनाया, 2024 में नतीजा क्या हुआ? ठन ठन गोपाल। और अब रेवंत रेड्डी अपने नंबर बढ़वाने के लिए, स्कोर बढ़वाने के लिए कह रहे हैं कि 2029 में भी राहुल गांधी। तो राहुल गांधी अगर चलो मान ले, आपका यूपीए वालों ने ही मान लिया, इंडी गठबंधन तो है नहीं, तो यूपीए वालों ने ही मान लिया कि हाँ जी हमारा नेता है, तो इससे ज्यादा मुफीद चेहरा मोदी के लिए और क्या होगा, या भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या होगा? सर लेकिन ये समझाइए कि केरलम में सब ठीक है कांग्रेस में, क्योंकि मुंह फुलाए घूम रहे हैं आजकल वेणुगोपाल। जब से सतीशन को जिम्मेदारी सौंपी गई है कह रहे हैं कि मेरी भी बहुत सशक्त दावेदारी थी। देखिए, अगर कोई कॉलर खड़ा करना चाहे, अपनी पीठ थपथपाना चाहे, श्रेय लेना चाहे कि साहब मेरी वजह से वहां पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को बहुमत मिला है, तो ये गलतफहमी के अलावा कुछ हो नहीं सकती। क्योंकि 10 साल से वामपंथियों का वहां मोर्चा का शासन था, लोगों में नाराजगी थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, तो उनको बदलना था। तीसरा कोई विकल्प नहीं था। मजबूरी में आदमी करे तो क्या करे, तो इसलिए इन्हीं के गले में माला डाल दी कि साहब आप ही अब 5 साल सरकार चलाइए। ले दे करके जो जमीन पर वहां काम करने वाले लोग हैं वो तो सतीशन है या चेन्नीथला है, रमेश चेन्नीथला है, पुराने कार्यकर्ता हैं। रमेश चेन्नीथला तो यूथ कांग्रेस में भी रहे हैं, बहुत राजीव गांधी के समय के, तो उनकी दावेदारी तो फिर भी बनती है। लेकिन ये केसी वेणुगोपाल क्या है भाई? केसी वेणुगोपाल की कौन सी दावेदारी बनती है? कौन सा ये मार्स लीडर है वहां का? या शशि थरूर सेहरा बांध करके खड़े हो जाएं कि साहब इस बार घोड़ी मुझे चढ़वा दो, तो ये ठीक है, अपनी अपनी सीटें जीत सकते हैं, लेकिन पूरे केरल के ये चेहरे नहीं हो सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि सतीशन के नाम पर मोहर कहा जा रहा है कि वो जो मुस्लिम लीग पार्टी है उनके दबाव में आकर लगाई गई है। और आपको पता है कि वायनाड से तो प्रियंका वाड्रा ही जीती हैं, तो उनका भी दबाव इसी तरफ था कि सतीशन को बनाया जाए, इसीलिए कई अलग थलग महसूस कर रहे हैं अपने आप को केसी वेणुगोपाल। लेकिन सर ममता बनर्जी को समझ में आ गया है कि अभिषेक बनर्जी पर जैसे एफआईआर दर्ज की गई है उनका भी नंबर लगने वाला है, इसीलिए वो पार्टी को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं और इस तरह की बयानबाजी दे रही हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं डेंटिंग पेंटिंग भी कर दूंगी, दफ्तर में पेंट भी कर दूंगी, दरवाजे रंग दूंगी, झाड़ू लगा दूंगी। शायद वो एक बार फिर से इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन दिख उनको भी रहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक एफआईआर उनके नाम पर भी दर्ज होने वाली है। सर आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।